2023। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉ शून्य बच्चन सिंह। लोक भारती प्रकाशन। 15A महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद 1। लोक भारती प्रकाशन 15A महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद 1 द्वारा प्रकाशित। परिवर्धित संस्करण 1686। पुस्तकालय संस्करण 60.00। मूल्य डॉ शून्य बच्चन सिंह, भार्गव प्रेस, AK बाई का बाग, इलाहाबाद 3 द्वारा मुद्रित। निवेदन। इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। अतीतोन्मुखता हमें कहीं ले नहीं जाती, बल्कि एक तरह की भावनामयता में बांध कर सही कर्तव्य से विमुख बना देती है। अतीतोन्मुखता हमें पुनरुत्थानवादी बनाती है तो भविष्योन्मुखता सर्जनात्मक। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी होना। यह होकर ही वह रचनात्मक हो सकता है। इतिहास का विकासक्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण की श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप भादि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं। दूसरे शब्दों में, इतिहास मात्र भौतिकता के निमित्त नहीं होता, बल्कि उसमें मानवीय स्वतंत्रता और निर्णय का योग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र और जाति को अनेक ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। इन घटनाओं से भी देश और जाति का नक्शा बदल जाता है। यह मानकर चलना होगा कि इतिहास का कोई दर्शन इतना मुकम्मल नहीं जिसके आधार पर इतिहास को उसकी पूरी समग्रता में समेटा जा सके। जितना यह इतिहास के साथ सच है, उतना ही साहित्य के साथ भी। पर इतिहास के लेखक की तरह साहित्य के इतिहास का लेखक तथ्यों के अर्थापन में उतना स्वतंत्र नहीं है। इतिहास लेखक की तरह उसके पास तरह तरह के आंकड़े नहीं होते, आधे अधूरे, सही और गलत आंकड़े। उसके सामने ग्रंथ होते हैं। प्राचीन काल के ग्रंथों के संबंध में तो प्रामाणिक और अप्रामाणिक कहा जा सकता है, पर आधुनिक काल के ग्रंथों के संबंध में तो यह भी नहीं कहा जा सकता। अतः साहित्य के इतिहासकार को दोहरे दौर से गुजरना पड़ता है, अर्थात उसे ऐसा इतिहास लिखना पड़ता है जो साहित्यिक भी हो और ऐतिहासिक सामाजिक भी। इतिहास के चौखटे में साहित्य को फिट कर देना साहित्य का इतिहास नहीं है। इतिहास के पुष्ट्यर्थ इतिहासकार साहित्य को इतिहास के चौखटे में फिट करने लगे हैं। बहुत से वादग्रस्त साहित्यातिहास लेखक साहित्य को एक खास तरह के ऐतिहासिक सूत्रों में संग्रथित कर देते हैं, पर वह साहित्य का इतिहास न होकर समाजशास्त्रीय इतिहास हो जाता है। इस तरह साहित्य के अपने व्यक्तित्व का पक्ष, जो व्यक्तित्व बनकर समाज के निर्माण में योग देता है, उपेक्षित रह जाता है। साहित्य के ग्रंथ वे ही रहते हैं, पर काल बदलता जाता है। जिसमें काल के बदलाव में भी कुछ शेष बचा रहता है या हर काल के नए अर्थापन के लिए कुछ छूटा रहता है, वह साहित्य श्रोण होता है। केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता। वह इतिहास लेखन का उपकरण बन सकता है, पर साहित्य का इतिहास लेखक उस पर केवल चलता ध्यान देगा। वह तो उन ग्रंथों को, आंकड़ों को देखता है जो इतिहास को गति देने में, मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आधुनिक युग इतनी तेजी से बदलता रहा है और बदल रहा है कि साहित्य के बदलाव से भी उसे समझा जा सकता है। इस बदलाव को, क्षिप्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों के संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। यह पकड़ तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकती जब तक समसामयिक अखबारी साहित्य को श्रेष्ठ भविष्योन्मुखी साहित्य से अलगाया न जाए। प्रत्येक युग नए आधुनिक काल ऐसे साहित्य से भरा रहता है जो साहित्य इतिहास के दायरे में न आता। किंतु यह जरूरी नहीं है कि हम अपने इतिहास के लिए ग्रंथों का जो अनुक्रम प्रस्तुत करेंगे वह कल भी ठीक होगा, अपरिवर्तनीय होगा। इतिहास लिखने का क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक मानवीय सृष्टि रहेगी। आरंभ में श्री कृष्णशंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो अब बहुत पुराना पड़ गया है। यह इतिहास मूलतः साहित्यिक कृतियों पर आधारित है, पर उनका अपेक्षित पर्यावरण सर्वत्र दृष्टि में रखा गया है। गुरु से ही भविष्योन्मुखता को लक्ष्य में रखने के कारण श्रेष्ठ साहित्यकार अपने आप रेखांकित हो उठे हैं। अनुक्रमणिका तैयार करने का काम मेरे मित्र सुंदर लोहिया और मेरी शिष्या भवन लोहिया ने किया है। दोनों ही मेरे स्नेह के पान हैं। बच्चन सिंह। भूमिका। आधुनिक काल, नामकरण तथा काल विभाजन। साहित्य के इतिहास में
काल का सीमांकन सबसे अधिक जटिल समस्या है। किसी काल खंड की शुरुआत किस समय से होती है, इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं बताया जा सकता। एक काल खंड दूसरे काल खंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है। बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से चलती रहती है, पर नए काल खंड का निर्धारण तब होता है जब बदलाव के चित्र हमारी आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों और कलारूपों तथा भाषा में स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं। इसलिए साहित्य इतिहास के लेखन में जो काल निर्धारण किया जाएगा वह लचीला होगा। इस बदलाव को जत्र-शून्य रामकुमार वर्मा रोमैटिक लहजे और ग्रियर्सनी दौली में अप्रत्याशित और कुतूहलपूर्ण कहते हैं। हिंदी साहित्य तृतीय खंड, भारतीय हिंदी परिषद, प्रयाग। तो विकसित इतिहास दृष्टि के पाठकों का मनोरंजन होता है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, उसके विकास का क्रम एक शताब्दी पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं शती के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगते हैं। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवनबोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ठीक 19वीं शती के मध्य में होता है। अतः इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत का वर्ष आन लिया। किंतु यह वर्ष स्वयं इतिहास की गतिमानता या बदलाव में किसी तरह को भूमिका नहीं अदा करता। इतिहास के काल विभाजन की रेखा कम से कम दो विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्टता अलगाने वाली तथा इस अलगाव के लिए खुद भी बहुत कुछ उत्तरदायी होनी चाहिए। यदि सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाए तो उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो पहले गदर के नाम से प्रसिद्ध था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिला देने वाला सिद्ध हुआ। इसके पहले देश के अन्य भागों में छिटपुट विद्रोह हो चुके थे। उदाहरणार्थ, बंगाल का सन्यासी विद्रोह 1763-1800, उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1817, विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1764 आदि। सन 1857 का विद्रोह भी हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के एक सीमित भाग तक ही फैल कर रह गया था। यद्यपि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक था, किंतु अपनी प्रकृति और संरचना में यह भिन्न था। इसकी शुरुआत अवध के सिपाहियों ने आकस्मिक ढंग से की, किंतु इसकी स्थितियां वर्षों पहले से बन रही थी। बाद में इसमें जमींदार, किसान, कारीगर और जोड़ने की जरूरत पड़ेगी और न स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर सरलीकर की आवश्यकता। छायावाद को लेकर जितनी परिभाषाएं दी गई हैं, उनकी दृष्टि में केप काव्य रहा है। प्रसाद, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी आदि के उपन्यासों को, जो उरकाल में लिखे गए, क्या छायावादी कहा जाएगा? इस काल के काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि को स्वच्छंदतावादी तो कहा जा सकता है, छायावादी नहीं। स्वच्छंदतावादी युग के ठीक पहले का काल पूर्व स्वच्छंदतावादी युग के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। द्विवेदी युग व्यक्तिवाचक नाम होने से यों अग्राह्य है, दूसरे इससे किसी तरह की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, तीसरे इस ना के कारण ऐतिहासिक प्रवाह खंडित हो जाता है। इस युग में निबंध और कविता अधिक लिखो गई। निबंध लेखकों में मुख्यतः महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रस मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूर्ण सिंह गणना की जाती है। श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, सनेही, मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे आदि इस युग के प्रमुख हैं। निबंध लेखकों में पहले तीन द्विवेदी कलम के लेखक हैं, शेष तीन पूर्व स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के निबंधकार हैं, क्योंकि उनमें स्वच्छंदता की प्रवृत्ति पाई जा है। निबंध लेखकों के रूप में इन्हीं तीनों का महत्व है। द्विवेदी कलम के कवियों केवल मैथिलीशरण गुप्त को ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है, वह भी साकेत कारण। साकेत पर स्वच्छंदतावाद का कम प्रभाव नहीं है। श्रीधर पाठक, रामनाथ त्रिपाठी, मुकुटधर पांडेय को शुक्लजी ने स्वयं प्रकृत स्वच्छंदतावादी कहा है। वस्तु अगले संदर्भ में इन्हीं कवियों का विकास प्रसाद, निराला, पंत में हुआ। अतः युग को पूर्व स्वच्छंदता युग का नाम देना अधिक संगत है। भारतेंदु युग को पुनर्गरण युग कहने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिए। स्वच्छंदता युग के बाद के काल को उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहा जा सके है। इसे पुनः 3 दशकों में बांटना अधिक संगत प्रतीत होता है। संक्षेप में इसके उपविभाजन का प्रारूप निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। एक पुनर्जागरण काल 1857 से 1600 ई शून्य।
2 पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1600-1620 3 स्वच्छंदतावाद काल 1120-1940 4 उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 का पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद्व। ख दूसरा दशक संतुलन की खोज और आधुनिकता। ग तीसरा दशक आधुनिकता बोध की रचनाएं। पुनर्जागरण काल 1857 से 1600 अध्याय 1 बदलाव की स्थितियां। कोई भी बदलाव यूं ही नहीं आता, बल्कि उसके कुछ कारण होते हैं। दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितना समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण। मुख्य कारण आर्थिक होता है, सांस्कृतिक गौण। पर इन दोनों को ले आने का दायित्व जाने अनजाने अंग्रेजों को ही है। अतः आधुनिक काल की परिवर्तमान प्रक्रिया को समझने के लिए उन समस्त कारणों का विवेचन आवश्यक है जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के फलस्वरूप प्रादुर्भूत हुए। राजनीतिक स्थिति। सन 1857 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरू हो जाता है, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक शताब्दी पूर्व उसी समय से सन 1757 हो जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हराया था। सिराजुद्दौला की हार के बाद संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुआ। सन 1765 में कड़ा के बुट में उसकी रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई। सम्राट ने अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को बख्श दो। संपूर्ण देश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को दो और शक्तियों को पराजित करना शेष था। वे शक्तियां थीं मराठे और सिख। सिख तो पंजाब की सीगा में थे, परंतु मराठों का प्रभाव बहुत व्यापक था। पारस्परिक फूट और संघर्ष के कारण अस्सी 1803 और लासवारी 1803 के युद्ध में मराठे विजित हो गए और उनकी संघशक्ति समाप्त हो गई। 1846 में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अपनी इस विजय के कारण अंग्रेजों का मदोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक था। उनकी नीतियों से असंतुष्ट देशी राजाओं, सिपाहियों, किसानों ने एकजुट होकर 1857 में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। सन 1857 का संघर्ष जाति और ब्रिटिश पूंजीवादी साम्राज्यवाद की हिंदी की टकराहट थी। इस संघर्ष के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। इस देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। यह भारतेंदु के समय में हुआ, वह भी गद्य के माध्यम से। आधुनिक जीवन चेतना की चिंगारियां गद्य में दिखाई पड़ी, पद्य में नहीं। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था। ब्रजभाषा इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए आधुनिक काल में ब्रजभाषा काव्य के माध्यम से पुरानी संवेदनाएं ही अभिव्यक्ति पाती रहीं। वह अपने संस्कारों में जड़ हो चुकी थी। उसके लिए पुरातनता का केंचुल छोड़ पाना संभव नहीं था। खड़ी बोली का गद्य आधुनिक चेतना के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति का नया माध्यम बना। नया आर्थिक ढांचा, नए संबंध। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। अभिरुचियों और संवेदनाओं के बदलाव का सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। कुछ लोगों की दृष्टि में आर्थिक परिवर्तनों के साथ साहित्यिक परिवर्तनों का तालमेल बैठा देना ही साहित्य का इतिहास होता है। कुछ लोग संस्कृति के धरातल पर ही अभिरुचियों का विकासक्रम निर्धारित करते हैं। वस्तुतः आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में पेचीदा संबंध है। स्थूल रूप से दोनों में कारण कार्य का संबंध स्थापित करके सरलीकरण नहीं किया जा सकता। अतः साहित्य इतिहास के संदर्भ में दोनों के संबंधों और देन का विवेचन अतिरिक्त अवधानता की अपेक्षा रखता है। आधुनिक काल के पूर्व भारतीय गांवों का आर्थिक ढांचा प्रायः अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा है। गांव अपने आप में स्वतःपूर्ण आर्थिक इकाई थे। इनकी अपरिवर्तनशीलता को लक्ष्य करते हुए सर चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा है, गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे। उनकी अपनी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी।
बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ। हिंदू, पठान, मुगल, सिख, मराठों के राज्य बने और बिगड़े पर गांव वैसे के वैसे ही बने रहे। गांव की जमीन पर सबका समान अधिकार था। किसान खेती करता था। लुहार, बढ़ी, कुम्हार, नाई, धोबी, गौड़, तेली आदि गांव की अन्य आवश्यकताएं पूरी करते थे। पेशा जाति के अनुसार निश्चित होता था। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं करता था क्योंकि इसके लिए वह स्वतंत्र नहीं था। नगर और गांव अपनी अपनी इकाइयों में पूर्ण और एक दूसरे से असंबद्ध थे। नगर तीन तरह के थे: राजनीतिक महत्व के नगर, धार्मिक नगर और व्यापारिक नगर। नगरों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता था। रत्नजटित आभूषणों, बारीक सूती रेशमी वस्त्रों, हाथीदांत की मीनाकारी, वस्त्रों की रंगाई आदि के लिए इस देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी। पर इन वस्तुओं की खपत धनी वर्ग में होती थी, विशेष रूप से राजाओं महाराजाओं, सामंतों, श्रेष्ठियों आदि में। नगरों का उद्योग सामान्य वस्तुओं का निर्माण नहीं करता था। गांव का घरेलू उद्योग अलग था और नगरों का अलग। दोनों की अलग अलग इकाइयां थीं। अंग्रेज व्यापारियों ने इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के बारोक धंधों को बहुत कुछ नष्ट कर दिया। जो कुछ बाकी बचे थे वे नई सामाजिक व्यवस्था के कारण नष्ट हो गए। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ इस देश को सामाजिक संगठना में विघटन और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यूं अंग्रेजों की विजय की जिम्मेदारी यहाँ की स्थिर आर्थिक व्यवस्था पर ही नहीं है। अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त देश में पारस्परिक एकता का सर्वदा अभाव रहा है। विदेशी मुसलमानों की विजय का कारण भी यही था और अंग्रेजों की विजय का भी। आज भी जब एक सीमा तक देश का आधुनिकीकरण हो गया है, जाति के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, नियुक्तियां हो तो हैं। पुरातन आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर भी जाति प्रथा शिथिल तो हुई पर मिट नहीं सकी। आधुनिक साहित्य में भी इस प्रथा पर करारी चोट की गई पर वह किताबी बनकर रह गई। आर्थिक ढांचे के परिवर्तन के साथ अधिरचना के ढांचे को भी अन्य स्तर पर मूलतः बदलने की जरूरत बनी हुई है। जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा ले आया गया वह मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संभव नहीं था। इनके आगमन से सामाजिक रीतिनोतियों में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखाई पड़ा। मुसलमान यायावर थे और सामाजिक विकास की दृष्टि से वे पिछड़े हुए थे। उनको स्थिति पूर्व सामंतीय थी, इसलिए वे विजय होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से अंशतः विजित हो गए। मुगलों के जमाने में आर्थिक सामाजिक ढांचे में स्थिरता आई किंतु वे भी समाज के ढांचे में कोई बुनियाद फर्क नहीं ले आ सके। आर्थिक इकाइयों में यथास्थिति बनी रही। अंग्रेज सामंतीय व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपना चुके थे। सामाजिक विकास की दृष्टि से वे यहाँ के लोगों से एक मंजिल आगे थे, इसलिए आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने और परिवर्तित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने गांव की आर्थिक व्यवस्था में जो रद्दोबदल किया उसे उनकी कृपा नहीं कहा जा सकता। इसमें उनका अपना स्वार्थ निहित था। गांव की जमीन का बंदोबस्त करने के कारण उन्हें थोड़े लोगों से ही मालगुजारी मिल जाती थी। जमींदारों और बड़े बड़े जोतदारों का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ जो अंग्रेजों की आखिरी विदाई के समय तक उनकी सहायता करता रहा। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, इसका व्यापार नष्ट किया। भारतेंदु ने कविवचन सुधा, मार्च 1874 में लिखा है, सरकारी पक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन न हो सकता था। यह सब सरकार की कृपा से हुआ। हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी न रहा। रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी वालों ने जो द्रव्य व्यय किया है उसका ब्याज संघकार को देना पड़ता है और लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1763 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू की। बाद में बंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यही व्यवस्था जारी की गई। सन 1820 में सर टॉमस मुनरो ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करके जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया। जमींदार और जोतदार दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। इसके पहले जमीन को न खरीदा जा सकता था और न बेचा जा सकता था क्योंकि उस पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था। खेत के व्यक्तिगत संपत्ति हो जाने पर लेती का व्यावसायिक हो जाना स्वाभाविक था। पहले कृषि का उत्पादन गांव में ही रह जाता था किंतु अब बाजारों में आने लगा। यातायात की सुविधा बढ़ने पर उत्पादन की किस्म पर भी प्रभाव पड़ा।
खेतों में उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाने लगा जो व्यवसाय की दृष्टि से अधिक लाभप्रद थी। रुपए के चलन से भी व्यावसायिकता में अभिवृद्धि हुई, पर किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकी। उन्हें एक ओर सरकारी मालगुजारी अदा करने की परेशानी रहती थी, दूसरी ओर महाजन की ऋण अदायगी की वह बेवारा इन दो पाटों के बीच पिस रहा था। समय समय पर अंग्रेज यालगुजारी की दर बढ़ा दिया करते थे। फलस्वरूप किसान महाजनों के चंगुल में बुरी तरह फंस जाता था। महाजमी सभ्यता का जाल फैलाने का श्रेय अंग्रेजों को ही है। आए दिन अकाल भी पड़ते रहते थे। थकान पीड़ितों की रक्षा करने में अंग्रेज अधिकारी असमर्थ थे। अकाल की ज्वाला में हजारों लोग भस्मीभूत हो जाया करते थे। कर के भारी बोझ और अकाल महामारी आदि की भयंकरता का प्रचुर उल्लेख भारतेंदु तथा उनके मंडल द्वारा लिखे गए साहित्य में मिलेगा। जब भूमि व्यक्तिगत संपत्ति हो गई और उत्पादन के वितरण का ढंग बदल गया तो पुराने सामाजिक संबंधों के स्थान पर नए सामाजिक संबंध बनने लगे। सामूहिक खेती के नष्ट होने के कारण संबंधों को रागात्मकता टूटने लगी। व्यक्ति के अपने अपने स्वार्थ हो गए, इसलिए अर्थ पर टिका हुआ स्वार्थ आत्मपरक हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में घटिया स्वार्थ का जन्म होता है और यांत्रिकता के कारण, जो पूंजीवाद का अगला चरण है, अकेलेपन या एलियनेशन का। पहले सरल ग्राम व्यवस्था में पारस्परिक झगड़ों का निपटारा पंचायतों में हो जाता था, किंतु नई अर्थव्यवस्था के कारण पारस्परिक संबंध जटिल हो गए। अब पंचायतों द्वारा उनका फैसला नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में नई संस्थाओं का जन्म हुआ और पंचायतों के स्थान पर कचहरियां स्थापित की गई। पुरानी व्यवस्था में भी अलगाव था, किंतु वह अलगाव एक प्रकार का था और नई व्यवस्था में जो अलगाव आया वह दूसरे प्रकार का था। पहले एक गांव दूसरे गांव से और गांव शहर से अलग थे। साहित्य संस्कृति पर नागरिक संस्कृति की गहरी छाप थी। सबको एकसूत्रता प्रदान करने वाला तत्व धर्म था। यही कारण था कि भक्तिकालीन काव्य नगर और गांव को समान रूप से प्रभावित कर सका। रीतिकालीन काव्य में गांव को नफरत की निगाह से देखा गया है। इसे प्रमाणित करने के लिए बिहारी के दोहे उद्धृत किए जा सकते हैं। आधुनिक काल में गांव की ओर साहित्यकारों की दृष्टि अवश्य गई, पर तब तक किन्हीं अंशों में गांव बदल चुके थे। अंग्रेजों की नई व्यवस्था से जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा। खेत अनेकानेक टुकड़ों में बंट गए। किसान और सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ हो गए। पैदावार घटती गई। ग्रामीण उद्योग धंधों के नष्ट होने पर अधिक से अधिक लोग खेती पर आश्रित हो गए। शहरी उद्योग भी अंग्रेजों की कृपा से कालकलित हो गए। पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया उससे अनजाने ही ऐतिहासिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय समाज विकास की ओर अग्रसर हुआ। गांवों की जड़ता टूटी। गांव और शहर एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए बाध्य हुए। एक बेरे में बंधी हुई अर्थव्यवस्था राष्ट्रोन्मुख हो चली। जो देश केवल धार्मिक एकता में बंधा हुआ था वह राष्ट्रीय एकता के प्रति भी जागरूक होने लगा। जाति प्रथा को भी एक धक्का लगा। जाति आर्थिक बगों में बदलने लगी, किंतु जाति प्रथा की जड़ता को तोड़ा नहीं जा सका। आर्थिक बगों का उदय तो हुआ, पर जातीय उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने जाने अनजाने जो सुविधाएं दी उनका उपयोग उच्च जाति के लोगों ने हो किया। अंग्रेजों के जमाने में शासन में उन्हीं का प्राधान्य था। राष्ट्रीय आंदोलन भी उन्हीं के हाथ में था। आज के राजनीतिक दलों के सूत्रधार भी वे ही हैं। साहित्य और कला पर भी इन्हीं का आधिपत्य बना रहा। इसलिए आज एक होकर भी हम अनेक हैं। अंग्रेजों ने इस भेदभाव का लाभ उठाया, पर सारा दोष अंग्रेजों के कंधों पर लाद कर हम अपने को निर्दोष नहीं कह सकते। जाति प्रथा शिथिल जरूर हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। नए नए आर्थिक वर्गों का जन्म हुआ। उच्च वर्ग और श्रमिक के अतिरिक्त एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। आधुनिक काल में उस वर्ग की भूमिका ही सबसे अधिक क्रांतिकारी कही जाएगी। इस वर्ग के उदय का एक कारण और था नई शिक्षा। शिक्षा का पश्चिमीकरण। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में जीवन की नई समस्याएं पैदा हुई। इन समस्याओं से जूझने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी। कहना न होगा कि नई शिक्षा प्रणाली द्वारा जो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध हुआ उससे बहुत सहायता मिली। 18वीं शताब्दी के अंत में इस देश को जिस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आना पड़ा वह भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रकृति में ही भिन्न था। भारतीय ज्ञान गतानुगतिक और परंपराभुक्त हो चला था। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान नए जीवन संदर्भों को ताजगी लिए हुए था।
भारतीय ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य आध्यात्मिक और पारलौकिक था तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य भौतिक और इहलौकिक। इस देश की विद्या वर्ग या जाति विशेष तक सीमित थी पर पाश्चात्य विद्या सर्वसुलभ थी। फिर भी ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में इस देश ने अभूतपूर्व प्रगति की थी। दर्शन, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र, व्याकरण आदि में इसकी जोड़ का कोई अन्य देश नहीं था। पर अब उन्हीं को दोहराया जा रहा था। नई उद्भावनाओं का मार्ग अवरुद्ध हो चला था। वेदादि की आप्तता, वर्णाश्रम धर्म की श्रेष्ठता, इहलौकिकता के प्रति अनासक्ति भाव यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर थे। नई परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया था। मुसलमानों में भी उसी प्रकार की गतानुगतिकता घर कर गई थी। मैकाले ने दोनों की शिक्षा पद्धतियों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हिंदुओं और मुसलमानों की शिक्षा पद्धतियों में बहुत कुछ समानता थी। वे उस भाषा में शिक्षा देते थे जो जनता की भाषा नहीं थी। उनकी शिक्षा का मूल स्रोत धर्म था और उसकी आप्तता अपरिवर्तनीय थी। वे नए अभिनिवेश और परिवर्तन के विरुद्ध थे। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति अपने धर्म के प्रति कट्टरता की भावना ही पैदा कर सकती थी। इनके द्वारा स्वतंत्र व्यक्तित्व और विवेक सम्मत रेशनल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण संभव नहीं था। आधुनिक शिक्षा पद्धति का समारंभ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। आधुनिक होने की दिशा में यह एक गत्यात्मक प्रयत्न माना जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रसार में मुख्यतः 3 शक्तियों का योगदान है। 1. ईसाई मिशन, 2. अंग्रेज सरकार और 3. व्यक्तिगत प्रयास। ब्रिटिश राज्य को स्थापना के पूर्व ईसाई मिशन दक्षिण भारत में धर्म प्रचार के कार्य में लगे हुए थे। नई शिक्षा से उनका कोई संबंध नहीं था। प्लासी युद्ध के बाद सन 1758 में डेनिश मिशन कलकत्ता आया, परंतु इसका क्रियाकलाप भी सीमित रहा। 1863 में मिशनरियों का दूसरा महत्वपूर्ण दल कलकत्ते पहुंचा। कैरे और उनके 2 सहयोगियों ने, जो उस मिशन से संबद्ध थे, नए बंगाल के निर्माण में महत्व की भूमिका निभाई। बंगला गद्य की नींव डालने वाले लोगों में कैरे भी है। सन 1813 में कंपनी ने एक नया चार्टर स्वीकृत किया। इसके अनुसार शिक्षा आदि उपयोगी काम के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई। इस चार्टर के बाद आने वाले मिशनरियों में अलेक्जेंडर डफ का कार्य सर्वाधिक उल्लेखनीय है। कंपनी के अधिकारियों पर डफ का विशेष प्रभाव था। डफ धर्म प्रचार का कार्य अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार द्वारा करना चाहता था। डफ को धर्म प्रचार के कार्य में तो सफलता प्रायः नहीं ही मिली, पर इसी बहाने अंग्रेजी शिक्षा देने वाले बहुत से स्कूल कॉलेज खुल गए। ईसाई मिशनरियों ने जो कुछ कार्य किया उसके पीछे न तो कोई आध्यात्मिक प्रेरणा थी, न अनुग्रह की भावना। वे ईसाई धर्म प्रचार में लगे हुए थे। अपने धर्म के प्रचारार्थ उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों पर निस्संकोच आक्रमण किया, उनकी निंदा की। प्रत्येक मिशन स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक अध्यापक विज्ञान और गणित पढ़ाते हुए प्रकारांतर से भारतीय धर्मों को तोड़ने में मदद करता है। पर आंकड़ों से जाहिर है कि बहुत कम लोग ईसाई धर्म की श्रेष्ठता से प्रभावित होकर उसमें दीक्षित हुए। जिन लोगों ने उस धर्म को स्वीकार किया उन लोगों को प्रेरणा देने वाली वस्तु धर्म की श्रेष्ठता नहीं, अर्थ की श्रेष्ठता थी। फिर भी मिशनरियों के अपने काम ने भी भारतीय भाषाओं को गद्य शैली दी। भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि की गद्य शैली अत्यंत बारंभिक स्थिति में थी। जनता में धर्म के प्रचारार्थ मिशनरियों को उसकी जरूरत महसूस हुई। कैरे, ब्राउन, नेवलिन, स्किनर, बैले आदि ने भारतीय भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद किया। स्कूलों में पढ़ाने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकें भी लिखनी पड़ी। भारतीय धर्म, पुराण आदि को भी उन्होंने विवरणात्मक गद्य में प्रस्तुत किया। स्त्री शिक्षा के प्रसार में भी उनका महत्वपूर्ण योग है। सरकारी प्रयास। अपनी विकृतियों के बावजूद मिशनरियों ने लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकृष्ट किया। कई दृष्टियों से इसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी। इस भाषा के माध्यम से अंग्रेज व्यापारियों से विचार विनिमय में सुविधा होती थी। अंग्रेजी जानने वाले लोगों को विदेशी फो और कंपनी के प्रशासन में नौकरी पाना सरल था। 1765 से 1813-60 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, किंतु वारेन हेस्टिंग्ज को मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए कलकत्ता मदरसा 1780 खोलना पड़ा। इसी प्रकार बनारस के रेजिडेंट ने सन 1761 में बनारस संस्कृत कॉलेज की नींव डाली।
कलकत्ते का फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 मुख्यतः कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए खोला गया, किंतु यहाँ के अध्यापकों से देशी भाषा में पाठ्य पुस्तकें, कोश और व्याकरण तैयार करने का काम भी लिया गया। इस कॉलेज की मुख्य देन यह है कि इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना से अंग्रेज विद्वान प्राच्य भाषा में अभिरुचि लेने लगे। विलियम जोन्स ने संस्कृत के लिए बहुत कुछ किया, पर संस्कृत और अरबी फारसी की शिक्षा का रोजी रोटी से कोई संबंध नहीं रह गया था, इसलिए प्रगतिशील विचारक इसके पक्ष में नहीं थे। किंतु युद्धों में उलझे रहने के कारण 1823 तक कंपनी इस दिशा में कुछ नहीं कर सकी। सन 1823 में कंपनी ने कलकत्ते में एक लोक शिक्षा समिति संगठित की। लोक शिक्षा के संबंध में इस समिति को सुझाव देना था। इस समिति में दो विचारधाराओं के लोग थे। NH0 विल्सन और H0T0 प्रिंसप प्राच्य भाषाओं के समर्थक थे। इन्होंने कलकत्ता के मदरसे और बनारस के संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया। 1824 में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई। इस प्रेस से संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपने लगी, पर धम के शिष्य जेम्स मिल के निर्देशन में काम करने वाले डायरेक्टर कोर्ट के लोग और ईसाई मिशनरियों में बिशप हरवर और अलेक्जेंडर डफ जैसे व्यक्ति थे। राजा राममोहन राय ने लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र लिखते हुए कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि व्याकरण की बारीकियों और वेदांत, मीमांसा, न्याय को कंठस्थ करने में नवयुवकों के 1 दर्जन वर्ष नष्ट करना अच्छा नहीं है। इससे वे समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पर उन्हें प्राकृतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। सन 1834 में जब मैकाले भारत पहुंचा तो प्राच्य शिक्षा विरोधियों को काफी बल मिला। डी मैकाले संस्कृत कॉलेज और अरबी फारसी मदरसों के विरुद्ध था। उसका सुझाव था कि इनको बंद कर दिया जाए। अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा में उसने लिखा है, हमारी भाषा पश्चिमी भाषाओं में सर्वोत्तम है। जिसे इस भाषा का ज्ञान प्राप्त है उसे संसार के अपार ज्ञान भंडार की उपलब्धि हो सकती है। बहुत कुछ संभावना है कि यह पूर्व के समुद्रों की वाणिज्य भाषा बन जाए। लॉर्ड बेंटिक ने मैकाले का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया। संस्कृत और अरबी फारसी को दिए जाने वाले अनुदान तो बंद नहीं किए गए, पर प्राच्य विद्या के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी वह समाप्त कर दी गई और संस्कृत अरबी फारसी को पुस्तकों का छपना रोक दिया गया। भाकलैंड को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी। उसने संस्कृत अरबी फारसी पुस्तकों का छपना जारी कर दिया, पर वेंटिक की पाश्चात्य शिक्षा की संस्तुति उसे ज्यों की त्यों मान्य थी। इस समय 2 प्रश्न प्रमुख रूप से सामने आए, शिक्षा का माध्यम और जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार। ये दोनों प्रश्न देश की संस्कृति, राजनीति और समाज के साथ व्यापक रूप से जुड़े हुए थे। शिक्षा के माध्यम के संबंध में 3 विकल्प थे। पहला यह कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, दूसरा यह कि संस्कृत, अरबी फारसी हो और तीसरा यह कि बोलचाल की भाषा बंगला, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू आदि हो। चार्ल्स ग्रांट पहले मत के समर्थक थे। मैकाले ने बोलचाल की भाषा को माध्यम के रूप में असमर्थ घोषित किया। संस्कृत अरबी के विषय में उसने जो कुछ कहा उससे उसका अज्ञान प्रकट होता है। जो भी हो, अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में स्वीकार कर ली गई। बोलचाल की भाषा को शिक्षा का माध्यम न स्वीकार करने का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। अंग्रेजों में भी विल्सन भाषाओं की उपयोगिता का समर्थन किया। जगन्नाथ सेठ ने 1847 में अपने विचार प्रकट और शेक्सपियर जैसे व्यक्तियों ने देशी शिक्षा समिति के एक भारतीय सदस्य करते हुए जो कुछ लिखा है वह अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यदि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञानवर्धन और उनके मस्तिष्क का परिष्कार करना है तो हमें उनकी अपनों भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरा कौन उपाय हो सकता है? मैं अंग्रेजी के अध्ययन को हतोत्साहित नहीं करना चाहता, किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह शिक्षा भारतीय जनता के अभिगम के बाहर है, पर अंग्रेज अधिकारियों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और अंग्रेजी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर ली गई। प्रायः दलील दी जाती है कि अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप देश में एकता की भावना पैदा हुई। जीवन की समस्याओं के संबंध में लोगों ने नए ढंग से सोचना आरंभ किया। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जागृत करने में इसे बहुत श्रेय दिया जाता है। प्रश्न यह है कि देशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने से क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति न होती?
वस्तुतः यदि अंग्रेज अधिकारियों ने देशी भाषा का माध्यम अपनाया होता तो राष्ट्रीयता की भावना और भी जल्दी उत्पन्न होती। शिक्षा के इतना अधिक फैल जाने पर भी इस देश का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। अधिकांश लोग निरक्षर और जाहिल हैं। आज भी जनता की जहालत का फायदा उठाकर कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम पर पढ़े लिखे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पर उस समय इस शिक्षा के माध्यम से जिस बौद्धिक मध्य वर्ग का उदय हुआ उसके बादर्श ऊंचे थे। आगे चलकर उन्होंने इसका उपयोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारों के प्रसार में किया। सन 1853 में कंपनी के आज्ञापत्र का नवीनीकरण होने वाला था। ब्रिटिश संसद ने भारत में स्थायी शिक्षा नीति निर्धारित करने के सिलसिले में एक संसदीय समिति बना दी। इसके फलस्वरूप सन 1854 में वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इस घोषणा पत्र को जॉन स्टुअर्ट मिल ने तैयार किया था। इसके अनुसार जनसमूह को शिक्षित करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए जिससे शिक्षा को एक सामान्य स्तर पर प्रतिष्ठित करने में सुविधा हुई। उत्तर भारत में शिक्षा। बंगाल की तरह उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हुए। पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध, आज का उत्तर प्रदेश, बहुत बाद में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। कलकत्ता विदेशी व्यापारियों का केंद्र था। व्यावसायिक फर्मों और प्रशासकीय दफ्तरों में नौकरी पाने की वहां सुविधा थी। बंगाल के बाहर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ईसाई मिशनरियों के साथ संबंध होने के कारण लोग अंग्रेजी शिक्षा को शंका की दृष्टि से देखते थे। बिहार में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ा। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति 1858 से पता चलता है कि पटना के स्कूलों के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को वहां के लोग शैतान का दफ्तर खाना कहते थे। उत्तर प्रदेश में अनेक अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों के खोले जाने के बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई। शिक्षा में पिछड़े रहने के कारण उत्तर भारत के सांस्कृतिक विकास में भी गत्यवरोध आया, जिसे दूर करने में समय लगा। नवीन शिक्षा पद्धति का लेखाजोखा लगाने पर इसमें कई अंत्यावरोध दिखाई पड़ते हैं। सच तो यह है कि अंग्रेजों को अपने दफ्तरों के लिए देशी बाबुओं की आवश्यकता थी जिससे उनका व्यवसाय और प्रशासन निर्बाध चल सके। ईसाई मिशनरी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई बनाकर पुण्य लूटने के चक्कर में थे। इस देश के उत्साही व्यक्तियों की दृष्टि में भी सामान्यतः रोजी रोटी का सवाल ही प्रमुख था। साम्राज्यवादियों से यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे उपनिवेशों की कल्याण कामना से कोई काम करेंगे। यह कहना कि इस शिक्षा पद्धति के कारण ही राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ कम भ्रांतिपूर्ण नहीं है। इस शिक्षा पद्धति के अभाव में भी राष्ट्रीय भावना का उदय होता ही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी? कांग्रेस की स्थापना के पूर्व उनकी रचनाओं में देशकाल की अनेक समस्याएं मुखरित हुई हैं। इस शिक्षा प्रणाली के कारण छोटा सा बुद्धिजीवी मध्य वर्ग जरूर पैदा हुआ पर अधिकांश लोग निरक्षर रह गए। फिर भी इससे एक तरह का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बना जो मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने के कारण तर्कसम्मत और इहलौकिक हो सका। वैयक्तिक स्वतंत्रता इसकी दूसरी उल्लेखनीय देन है। आधमधर्मी धेरेबंदी से बाहर निकलकर व्यक्ति के अपने निर्णय को अहमियत मिली। मध्यकालीन धार्मिक कथाओं को विश्वसनीय बनाने और आधुनिक युग की समस्याओं से जोड़ने के मूल में यही प्रवृत्ति क्रियाशील थी। यातायात के साधन 19वीं शताब्दी ईस्वी में दुनिया भर में यातायात के साधनों में परिवर्तन हुआ। इस देश में भी रेल, बस, स्टीमशिप आदि ने लोगों में राष्ट्रीयता और बबन एकता की भावना भरने में सहायता पहुंचाई। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास पर ही यातायात का विकास निर्भर करता है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत का आर्थिक ढांचा स्थिर और अविकसनशील था, इसलिए हमें बैलगाड़ी से अधिक की आवश्यकता भी नहीं थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण वहां के उद्योगपतियों के सामने यह समस्या हो गई कि वे अपने उत्पादन की खपत कहाँ करें और कारखानों के लिए कच्चा माल कहाँ से ले आएं। भला उन्हें भारतवर्ष से अच्छा बाजार और कहाँ मिल सकता था। उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से भारत में रेलवे की स्थापना और सड़क निर्माण के लिए अनुरोध किया। लॉर्ड डलहौजी जो रेल निर्माण योजना का अगुआ था, इसके मूल में निहित आर्थिक आवश्यकताओं का उल्लेख स्वयं करता है। आर्थिक लाभ के अतिरिक्त अंग्रेजों को बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोहों से अपनी रक्षा करने के लिए भी गमनागमन की ओर ध्यान देना पड़ा। रेलवे और अच्छी सड़कों की सहायता से फौजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना सुगम हो गया। जाहिर है कि इस देश के सांस्कृतिक,
आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए इसका आयोजन नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों के अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ही रेलवे का जाल बिछाया गया और अच्छी सड़कें निर्मित हुई। रेलों और सड़कों ने कृषि को व्यावसायिक बनाने में मदद पहुंचाई, दूरियां सिमटकर कम हो गई और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से अल्प समय में सुविधानुसार मिलने का अवसर मिला। छुआछूत, भेदभाव आदि में कमी आई। अकाल के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्न वस्त्र आदि भेजने की सुविधा प्राप्त हुई। किताबों, पत्र पत्रिकाओं आदि को दूर दूर तक सरलता पूर्वक पहुंचाया जाने लगा। इससे पुराने संकीर्ण विचारों को तोड़ने में सहायता मिली। प्रेस और जनमत, नई अर्थव्यवस्था और शिक्षा के कारण भारतीय जनता में एक ऐसी चेतना उत्पन्न हुई जिसके आधार पर वे अपनी कठिनाइयों को समझने और उनको दूर करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए प्रेस से बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता था। इसके अग्रदूत भी राजा राममोहन राय थे। भारतवर्ष में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। सन 1550 में उन्होंने 2 मुद्रण यंत्र मंगवाए और उनमें धार्मिक पुस्तकें छापी जाने लगी। 1674-03 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई में मुद्रणालय खोला गया। 18वीं शताब्दी में ही मद्रास, कलकत्ता, हुगली, बंबई आदि स्थानों में छापेखाने स्थापित हुए। कुछ अंग्रेजों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकाले, किंतु अपने देश के संदर्भ में पत्र निकालने की पहल राममोहन राय ने ही की। सन 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन आरंभ हुआ। ताराचंद दत्त इसके संचालक और भवानीचरण वंद्योपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था। इसे राजा राममोहन राय का सहयोग प्राप्त था। वे इसमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में लेख लिखा करते थे। राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार लिखना आरंभ किया। इससे परंपरावादी हिंदू समाज उनके विरुद्ध हो गया और इस पत्र को भी क्षति पहुंची। इसके पहले ही श्रीरामपुर मिशन के तत्वावधान में 2 पत्र प्रकाशित हो रहे थे, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। इन पत्रों का जवाब देने के लिए उन्होंने ब्रह्मा निकल मैगजीन का प्रकाशन किया। फारसी भाषा में भी 2 पत्र निकले, जामे झानुमा और मीरतुल अखबार। इनके पुरस्कर्ता भी वे ही थे। फरदून जो मुर्जबान ने बंबई में गुजराती प्रेस खोला और 1822 में बॉम्बे समाचार निकालना प्रारंभ किया। दैनिक पत्र के रूप में यह अब भी निकल रहा है। द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसत्र कुमार टैगोर, राजा राममोहन राय जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने बंगदूत पत्र 1830 की नींव डाली। 1830 के अंत तक कलकत्ता में 3 बैंगला दैनिक, 1 त्रिसाप्ताहिक, 2 अर्ध साप्ताहिक, 7 साप्ताहिक और 1 मासिक पत्र प्रकाशित हो रहे थे। 1826 में हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ। 1834 में कलकत्ते से ही प्रजामित्र का प्रकाशन होने लगा। हिंदी का दैनिक पत्र सुधावर्षण 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में कलकत्ते से ही निकला। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और भी अधिक संख्या में होने लगा। इससे नए विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। सड़ी हुई सामाजिक नैतिक रूढ़ियों के विरोध में पत्रों का अच्छा उपयोग किया गया। इनके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाहियों का विरोध भी शुरू हुआ जो देशहित के विरुद्ध पड़ती थी। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में काफी मदद मिली। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रारंभ से ही अंग्रेजों और भारतवासियों में टकराहट शुरू हुई। इस संघर्ष में भी राजा राममोहन राय ने पहल की। एडम के समय में प्रेस की स्वतंत्रता पर जो आक्रमण हुआ उसके विरोध में उन्होंने अपने अन्य राष्ट्रवादी मित्रों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। उन्होंने सरकार की इस कार्यवाही को अप्रजातांत्रिक, अव्यावहारिक तथा प्रतिक्रियावादी बताया। रमेशचंद्र दत्त के मतानुसार संवैधानिक ढंग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के संघर्ष की यह शुरुआत थी। 1766 में वेलेस्ली ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, पर 1818 में हेस्टिंग्स ने प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया। 1823 में जब एडम स्थानापन्न गवर्नर जनरल था, प्रेस संबंधी अधिकार पत्र लेने का अधिनियम बना। सन 1835 में मेटकाफ ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1857 तक यही स्थिति बनी रही। मुद्रणालयों की स्थापना के कारण विचारों, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक